हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी रीड की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। सो ये हमारी सीडीपी की क्लास है। ये क्लासेस हम रीड लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए ही चला रहे हैं और आज की क्लास में हम अपना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक ना केवल रीड बल्कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है ट्राई एंड एरर थ्योरी या फिर प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी थे। जो व्यवहारवादी होते हैं वो एजुकेशन में टीचर को सेंटर में मानते हैं। किसको सेंटर में मानते हैं? टीचर को सेंटर में मानते हैं। मतलब कि ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में बिलीव करते हैं। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब कि एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कौन है? थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन आ सकता है हु इज द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी? तो द आंसर इज थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का फुल नेम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर वर्क किया करते थे। इन्होंने कहा था जो लर्निंग होती है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का परिणाम होती है। मतलब कि हम स्टिमुलस को देख के जो रिस्पॉन्स करते हैं उसके थ्रू ही हमारी क्या होती है? लर्निंग होती है। मतलब कि अधिगम होती है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? एक कैट पे किया था। इनकी थ्योरी का नाम था ट्राई एंड एरर थ्योरी। इसके अलावा भी इसे हम और नामों से जानते हैं। चलिए देखते हैं वो नाम कौन कौन से हैं। इस थ्योरी को हम एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। मतलब एसआर बॉन्ड थ्योरी अगर पूछेगी कि एसआर बॉन्ड थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। एस मतलब स्टिमुलस, आर फॉर रेस्पॉन्स। इसे हम संबंधवाद के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं और इसे हम प्लेजर एंड पेन की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इस थ्योरी कितने नाम है? एक तो है ट्राई एंड एरर थ्योरी मतलब कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। दूसरा है एसआर बॉन्ड थ्योरी मीन्स स्टिमुलर रेस्पॉन्स थ्योरी। तीसरा है संबंधवाद का सिद्धांत मतलब कि कनेक्टिविज्म थ्योरी। और चौथा है प्लेजर एंड पेन थ्योरी। सो ये सब थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। उन्हीं की एक थ्योरी के इतने सारे नाम दे रखे हैं थॉर्नडाइक ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट क्या था? ये तो हमने देख लिया कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बिल्ली पे किया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट था क्या? तो उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट एक भूखी बिल्ली पर किया था। उसे एक बॉक्स में रखा और इस बॉक्स को पजल बॉक्स कहा गया। मतलब कि उन्होंने एक स्पेशल बॉक्स बनाया था, उसमें उन्होंने एक भूखी बिल्ली को रखा और जिस बॉक्स में रखा उसे पजल बॉक्स कहा गया। ठीक है, बॉक्स के बाहर फूड रखा और फूड में क्या था? फिश थी। आपको पता है कि बिल्लियों को फिश खाना कितना पसंद होता है और ये जो फूड है वो उसके लिए किसका कार्य करता था? स्टिमुलस का। इस फूड को कैट कैट देख सकती थी। मतलब कि वो बॉक्स में बैठ के इस फूड को देख सकती थी। इस पर बॉक्स से वो उस फूड तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जब वो बॉक्स में होती थी तो वो उस बॉक्स से बाहर निकले बिना उस फूड तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन उस बॉक्स में क्या लगा हुआ था? एक लीवर लगा हुआ था। लीवर एक आप बटन टाइप का समझिए कि जिस पे दबा देने से वो बॉक्स खुल जाएगा और बिल्ली बाहर चली जाएगी। अब बिल्ली ने जब भूखी बिल्ली ने खाने को देखा, मतलब कि उसकी स्टिमुलस को देखा, स्टिमुलस को हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक को देखा, तो वो इधर उधर कूदने लगी। अब वो क्या कर सकती है? यही कर सकती है, कूद ही सकती है उधर। तो वो इधर उधर कूदने लगी और फिर जब वो इधर उधर बहुत बार कूदती रही तो अचानक से उसका हाथ किस पे पड़ गया? लीवर पे पड़ गया। मतलब कि उस बटन पे पड़ गया। तो दरवाजा खुल गया और बिल्ली बाहर निकल गई और खाना खा लिया उसने। ठीक है, अब यही क्रिया बार बार दोहराई गई। बार बार ऐसी भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा जाता, फिर उसके सामने खाना रखा जाता, फिर वो इधर उधर उछलती, फिर उसका हाथ अचानक से लीवर पे लग जाता, फिर वो बाहर निकलती और खाना खा लेती। अब धीरे धीरे जो वो बार बार उछलने की क्रिया करती थी, बहुत सारा जो उछल के फिर उसका लीवर पे हाथ लगता था, वो धीरे धीरे कम होने लगी। मतलब कि जो उसकी एरर्स थी, त्रुटियाँ थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी समय के साथ साथ। बोलती है वो अपनी मतलब कि वो अपनी एरर से समझ गई कि मुझे किस तरीके से अपने खाने को प्राप्त करना है। तो एक दिन ऐसा आया कि उसने एक भी एरर नहीं की, मतलब एक भी गलती नहीं की। जैसे उसके सामने खाना रखा गया, बिल्ली ने फटाफट उस लीवर पे हाथ मारा और गेट खुला और उसने जाके खाना खा लिया। मतलब कि वो ट्राई कर करके उसने क्या किया? खूब सारा ट्राई किया। उससे क्या हुआ? उसकी एरर्स ख़त्म हो गई। एरर्स मतलब कि उसकी गलतियाँ कम होती गई या धीरे धीरे ख़त्म ही हो गई। तो इसे ही ट्राई एंड एरर थ्योरी क्या मतलब थॉर्नडाइक ने बताया कि बच्चा होता है या फिर कोई भी होता है वो अपनी गलतियों से सीख लेके खुद से लर्निंग करता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या था? कैट थी।
स्टिमुलस क्या था, उसका खाना जो कि एक फिश थी। मोटिवेशन उससे किस चीज़ का था, स्मेल का, चची। और ड्राइव क्या थी, हंगर थी। ठीक है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स क्या करी थी, उछलने कूदने का। लर्निंग क्या हुई उसकी कि कैसे मुझे लीवर को दबाना है और फटाफट अपना खाना खा लेना है। अब थॉर्नडाइक ने एक बात कही थी कि अगर हम पनिशमेंट को हटा देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी टीचर सेंटर एजुकेशन की बात करते थे, और टीचर सेंटर एजुकेशन में तो बच्चों को मारना अलाउ था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे को वो छड़ी को हटाओगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इन्होंने पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट को फर्स्ट टाइम एजुकेशन में यूज़ किया। ठीक है, कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिसने पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट को फर्स्ट टाइम एजुकेशन में यूज़ किया, तो वो थे थॉर्नडाइक। ठीक है, इनने इस पर कोई अपना सिद्धांत नहीं दिया, बस ऐसे यूज़ कर लिया था। अब थॉर्नडाइक ने लर्निंग के नियम बताए। इन्होंने 2 टाइप के नियम बताए, एक तो थे प्राइमरी नियम और एक थे सेकेंडरी नियम। इन्होंने बताया था कि लर्निंग किसके थ्रू होती है, तो उन्होंने 2 नियम बताए थे, प्राइमरी नियम एंड सेकेंडरी नियम। प्राइमरी नियम के अंतर्गत 3 और नियम है, सेकेंडरी या फिर गौड़ नियम कितने हैं, 5 है। तो चलिए देखते हैं पहले प्राइमरी नियम कौन से हैं। प्राइमरी ऑफ लर्निंग, मतलब प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ लिखना भूल गई हूँ मैं यहाँ पे, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। सो ये 3 हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉ ऑफ एफर्ट। सबसे पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, मीन्स तत्परता का नियम। अब आप ये बताइए कि सपोज दैट आपको रीड के लिए पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या आपको कोई भी आपकी लर्निंग करा देगा? आपको मार पीट के एक दिन पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन दूसरे दिन आप नहीं पढ़ेंगे। जिस दिन आप देखेंगे कि मुझे मारने पीटने वाला कोई है ही नहीं, आप उस दिन पढ़ेंगे ही नहीं। तो मतलब कि हमें रेडी होना है पढ़ने के लिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब पर आके वीडियो देख रहे हैं, खुद से नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम खुद से रेडी हैं पढ़ने के लिए, हम में रेडीनेस है। और पहले भी उस रेडीनेस के पीछे कोई भी रीज़न हो कि हमें जॉब चाहिए, हमें मनी चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो कोई भी रीज़न हो, तो सबसे पहला अगर हमें अपनी लर्निंग करनी है तो हमें क्या होना पड़ेगा, उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, अब आप रेडी तो हो गए रीड की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, अब मैं खुद से पढ़ूंगा, अपने टाइम टेबल वगैरह सब बना लिया। अब आएगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लेकिन आप ये बताइए कि आप रेडी हैं पढ़ने के लिए, आप टाइम टेबल भी लेके बैठे हैं, आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस नहीं करें। सपोर्टेड आपको सीडीपी पढ़नी है, आपने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ लिया इस वीडियो के थ्रू, लेकिन आप ये बताइए कि एक बार वीडियो देखने के बाद ही आपको याद हो गया क्या सब कुछ? जब तक आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे नहीं, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये पूरी तरीके से लर्न नहीं होगा। तो वो कहते नहीं है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, मतलब कि अभ्यास करनी है, मतलब हम किसी चीज़ का जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, हम उसमें उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाते हैं। ठीक है, जैसे हम इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे या इस टॉपिक का जितना बार इसको कवर करेंगे, अच्छे से सीडीपी पढ़ेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो अभ्यास का नियम भी है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है लॉ ऑफ यूज़, लॉ ऑफ डिसयूज़, मतलब उपयोग का सिद्धांत, अनुपयोग का सिद्धांत। अब देखो लॉ ऑफ यूज़ क्या है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम में और रीट में भी। तो आपने देखा कि ये तो मेरे काम का टॉपिक है, तो आप इसको खूब ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर मैं बोल देती हूँ ये टॉपिक इतना कोई खास नहीं है, अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ भी दीजिए, जिससे आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे आपके जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाती रही हूँ, तो आप क्या देंगे, अरे इसका तो मेरा कोई यूज़ ही नहीं है, तो मैं क्यों से पढूं? तो उसमें क्या हो जाएगी, लर्निंग वीक हो जाएगी, आप इसे पढ़ेंगे ही नहीं। और मैंने जहाँ बोली थी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके बहुत काम आएगा, तो आपकी लर्निंग कैसी हो जाएगी, एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। इसको आप कहोगे नहीं, इसको एक वीडियो से नहीं, मैं 10 वीडियो से पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँगा, फिर इसको नेक्स्ट डे रिवाइज भी करूँगा। तो आई होप आप ये 2 लॉ समझ चुके होंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हमारा जो थर्ड प्राइमरी लॉ है वो है लॉ ऑफ एफर्ट। एफर्ट मतलब होता है प्रभाव का नियम। ठीक है, अब ये तो प्रभाव क्या होते हैं, जैसे कि आपने अच्छे से सीडीपी पढ़ी, आपने खूब अच्छे से सीडीपी पढ़ी, आपने रीड के सारे कोर्स को अच्छे से कवर किया, फिर आपने एग्ज़ाम देने गए, फिर आप उसमें अच्छे नंबर से पास हो गए, तो आप पे कैसा प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। तो आप और ज़्यादा मोटिवेट हो गए, आपने प्री रीड निकाल लिया, फिर आप मेन रीड के लिए भी और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। आप देखेंगे कि अरे वाह, मेरी पढ़ाई करने कितना फ़ायदा हुआ, मेरे कितने अच्छे नंबर आए, मेरी मम्मी पापा ने कितनी तारीफ़ करी, मेरे दोस्तों ने कितनी तारीफ़ करी, और जो मेरे आस पड़ोसी थे, मेरे रिश्तेदार थे, वो मुझसे कितना ज़्यादा जल गए। तो क्या होगा, आप पे एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव क्या होता है कि किसी भी चीज़ को करने के बाद, कोई लर्निंग करने के बाद आप पे उस चीज़ का कैसा एफर्ट पड़ रहे हैं, पॉजिटिव पढ़े या निगेटिव पढ़े।
सपोज दैट आपके पास पॉजिटिव पढ़ रहे हैं तो आप उस काम को और ज़्यादा करना चाहेंगे, वहीं निगेटिव पढ़ रहे हैं तो आप उस चीज़ को करेंगे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कितने तरीके के होते हैं पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव एफर्ट्स होते हैं और एक होते हैं निगेटिव एफर्ट। अब जैसे कि आपने देखा कि अरे वाह मेरा रीड का एग्जाम क्लियर हो गया, मैंने पढ़ाई करी तो मेरा रीड का एग्जाम क्लियर हो गया, अब मैं मेन रीड भी दूंगा, अरे मैं DSSS का भी एग्जाम दूंगा, अरे मैं KBS का भी एग्जाम दूंगा। तो इससे क्या होता है, आप मोटिवेट भी हो जाती है, तो आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करोगे, आप पढ़ाई को खूब ज़्यादा रिपीट करोगे। वहीं सपोर्ट डैट कि आप फेल हो जाते हैं। देखिए आप पढ़ाई करेंगे तो फेल तो नहीं होंगे, फिर भी एक एग्जाम्पल भी सुन लीजिए, फिर भी आप सपोर्ट डैट आप फेल हो जाते हैं। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं तो आपकी मम्मी ने आपकी पिटाई कर दी, तो आप बताइए आप डेली तरह फ़ोन चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, है ना। आप डरेंगे, मम्मी के सामने फ़ोन चलाए, अरे मम्मी तो पिटाई कर देंगे, तो उस चीज़ को आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही क्या हुआ हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। तो प्राइमरी लॉ कितनी है? 3 लॉ है। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एफर्ट। आई होप आप ये तीनों चीज़ अच्छे समझ गए होंगे। लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर भी कहते हैं। ठीक है, इन लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ पेन और प्लेजर किस वाले लॉ को कहते हैं? लॉ ऑफ एफर्ट को। मतलब कि जब हमें पेन होता है तो उस चीज़ को हम रिपीट नहीं करते, यहाँ पे हमें प्लेजर होता है तो उस चीज़ को हम रिपीट करते रहते हैं। पेन मतलब दुख, प्लेजर मतलब कि खुशी। अब हम सेकेंडरी लॉ देखते हैं। सेकेंडरी लॉ हमारे कितने हैं? ये 5 है, ये लास्ट वाला नहीं है, इसको मैं कट कर दे रही। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, मतलब कि बहु प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़नी थी, तो आपने एक वीडियो इधर देख ली, एक वीडियो संजय सर की देखा है, एक वीडियो अध्ययन मंत्रा की देखा है, एक वीडियो हरिवंशी मैम की देखा है, फिर आपने देखा कि सबसे ज़्यादा अच्छा कौन टीचर पढ़ा रहा है, तो आपने उन टीचर की वीडियो देखना और उनको बार बार फॉलो करना शुरू कर दिया। तो आपने बहुत सारे रेस्पॉन्स किए, एक रेस्पॉन्स को छांटने के लिए आपने बहुत सारे रेस्पॉन्स किए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। कि मतलब कि आपको लर्निंग करनी थी लेकिन आपको एक प्रॉपर वे चाहिए था कि मैं किस में लर्निंग करूँ, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को खाला, खकोड़ा, बहुत सारी वीडियो देखी, बुक भी देखी, तो आपने बहुत सारे रिसोर्सेज देखे कहाँ से करनी है, तो आपने बहुत सारे रिस्पॉन्स किए, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, मतलब कि अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति का सिद्धांत। अब देखिए, अब आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि यार बहुत कम टाइम रह गया है रीट के पेपर में, अब क्या पढ़ाई होगी, अब नहीं पढ़ रहा हूँ, इतने दिन में कौन पास कर लेगा, तो फालतू में फॉर्म भर के अपने रुपए भी क्यों खर्च करने, अपना टाइम क्यों खर्च करना, है ना, छोड़ो अभी आराम करता हूँ, नेक्स्ट टाइम आएगी तब मैं भरूंगा। तो ये क्या हो गया? आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ? ये तो निगेटिव एटीट्यूड हुआ। वहीं एक बच्चा है वो कह रहा है कि नहीं कम टाइम रह गया, कोई बात नहीं, जहाँ 6 घंटे पढ़ा था मैं वहाँ 7 घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, मैं इसे कवर अप करूँगा और मैं पढ़ाई करके इस पेपर को पास कर लूँगा। ठीक है, तो वो उसका एटीट्यूड कहता है पॉजिटिव है। तो इसमें यही बात कही गई है कि आपका एटीट्यूड जैसा होगा वैसी ही आपकी लर्निंग होगी। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड करके लर्निंग करेंगे तो आपकी लर्निंग भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिव होगी और पॉजिटिव वे में होगी। लेकिन आप वहीं अपने एटीट्यूड को निगेटिव कर लेंगे तो आपकी लर्निंग भी निगेटिव हो जाएगी और वो किस तरफ आपको ले जाएगी? फेलियर की तरफ। नेक्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल मतलब एक्टिविटी मतलब आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है? ये कौन सा नियम होता है? पूर्ण से अंश की ओर। आपने एक लॉ सुना होगा, पूर्ण से अंश की ओर लॉ में क्या होता है कि पहले किसी चीज़ को तो हमने पूर्ण रूप से देख लिया कि ये। अब अंश की ओर मतलब कि अब उसको पार्ट्स में तोड़ के देखा। जैसे कि सपोर्ट दैट आपने ये मल्टीपल रिस्पॉन्स की थ्योरी में बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखी, अब उसमें से आपने देखा कि ये सब ब्रॉड टाइप में आपने देखा कि ये सब थी। अब इसमें से आपने देखा कि हिमांशी मैम कैसा पढ़ा रही है, सचिन सर कैसा पढ़ा रहे हैं, अध्ययन मंत्रा वाले सर कैसा पढ़ा रहे हैं, या फिर ये अंजलि मैम कैसा पढ़ा रही है। आपने सबकी देखी तो आपने उसको अंश में तोड़ के देखा। तो यही क्या होती है? आंशिक क्रिया का सिद्धांत। अब ये आंशिक क्रिया के सिद्धांत में क्या होता है कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको टुकड़ों में तोड़ के उसकी लर्निंग करते हैं। तो ये हमारे 3 लॉ हो गए, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट लॉ करते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी या एसिमिलेशन मतलब आत्मीकरण का सिद्धांत। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि लर्निंग का ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है बच्चों? लर्निंग का ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि हम पूर्व ज्ञान के आधार पे अपने नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। और ये जो ट्रांसफ़र होता है वो पॉजिटिव लर्निंग होती है। सपोज डैट आपको पहले साइकिल चलाना आती थी, आपने उसी के बेसिस पे स्कूटी चलाना या बाइक चलाना सीख लिया। अब वो आपने जल्दी सीख लिया
अगर जिस बच्चे को साइकिल चलाना आती है वो स्कूटी चलाना या बाइक चलाना जल्दी सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि किस तरीके से मुझे बैलेंस करना है। लेकिन जिस इंसान को साइकिल चलानी नहीं आती वो सीधे स्कूटी चलाना या बाइक चलाना सीखे तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है ना कि हमें बैलेंस कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने साइकिल से हमारे क्या हुई, एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ, किसका? लर्निंग का। हमने अपनी लर्निंग और बेहतर तरीके से और ज़्यादा जल्दी कर ली। तो आत्मीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि हम अपनी लर्निंग का ट्रांसफ़र करते हैं और पूर्व जो हमारे ज्ञान होते हैं उससे नवीन ज्ञान का निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, मतलब कि सहचर क्रिया का सिद्धांत। अब देखो सहचर क्रिया का सिद्धांत क्या होता है कि ये पावलोव के सिद्धांत से मिलता जुलता है। जैसे कि सपोज डैट ये कैट है, ये क्या है? हमारी कैट है। इसको हम रोज़ अपने हाथ में एक फिश क्या दिखा के, एक फिश दिखा के, एक फिश दिखा के कहते हैं ले 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 ले, मतलब ऐसे अपने हाथ में ऊपर फिश कर ली और बार बार बिल्ली को दिखाते हैं ले 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 फिश ले फिश ले। तो वो क्या करेगी, बिल्ली झपट्टा मार के उस फिश को ले लेती है। तो ऐसे ही हमने क्रिया को बार बार रिपीट किया, ले ले फिश फिश फिश, बार बार हाथ में उसके दिया, उसने बार बार झपट्टा मार के आपसे वो फिश ले ली। लेकिन एक दिन आपने फिश नहीं दिया और ऐसे कहने लगे ले 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 फिश ले फिश ले, लेकिन आपके हाथ में फिश नहीं थी, लेकिन उसके कॉग्निशन में यही था कि अरे ये ले 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 फिश करते जब ऐसे खड़े हो गए तो ये मैं फिश देते, तो उसने फटाफट से झपट्टा मार लिया फिर भी, लेकिन उसे फिश नहीं मिली, लेकिन उसने झपट्टा मारा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन शिफ्टिंग, मतलब सहचर क्रिया का नियम। ये पावलोव के नियम से मिलता जुलता है। आई होप आपको ये जो हमारे 5 गौड़ नियम थे वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वो कौन कौन से थे? लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ एनालॉजी या एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब हम देखते हैं कि जो हमारी ये थॉर्नडाइक की थ्योरी थी इसकी आलोचना भी खूब भर भर की हुई थी। अब थॉर्नडाइक ने यहाँ पे क्या किया है, बार बार प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि बार बार बिल्ली को बंद किया जाए, बार बार उसको लीवर दबाने में बाहर भेजा जाए। तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि ट्राई करते रहो। तो ये ड्रिल और रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है, ठीक है। और ये जो व्यवहार बात है ये इसलिए किसकी बात करते हैं? टीचर सेंटर की बात करते हैं। और एक और हम क्रिटिसिज्म देखें तो ये कहते हैं कि अगर छड़ी हटा लोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, तो ये पनिशमेंट की भी बात करते हैं। लेकिन आज की एजुकेशन पॉलिसी में पनिशमेंट कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो ये इनकी कुछ आलोचना है, मतलब क्रिटिसिज्म है। हमें इनकी थ्योरी की विशेषताएं भी थी। उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग की बात की, मतलब उन्होंने बिल्ली को किसी भी तरीके की हेल्प नहीं, तुमने कहा भैया तुम अपनी लर्निंग खुद करो, खुद इस पिंजरे को खोलो, नहीं तो हमें नहीं पता, नहीं तो भूखी रहो। तो लर्निंग बाय डूइंग मतलब ऐसे ही हम बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम रख दें और उसको सॉल्व करने के लिए उसे छोड़ दें तो वो 10 तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, एक न एक तरीके से वो सॉल्व भी करेगा। और जो 10 तरीके उसने अपनाए भी हैं, 9 तरीके जो फेल भी हुए हैं उसके, लेकिन उसके थ्रू वो बहुत कुछ सीखेगा ही। अब क्या होता है, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। जैसे कि बच्चे ने 10 तरीके अपनाए, उसमें से एक उसका सफल भी हो गया, तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। वो घर पे जाकर बताएगा पता है आज मैंने उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व किया था, ऐसे मुझे किसी ने बताया नहीं। पूरी वो अपनी कहानी बताएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया, मोटिवेट हो गया। आई होप आपको ये हमारी ट्राई एंड एरर की थोड़ी अच्छी समझ में आई होगी, थॉर्नडाइक की थ्योरी। और इसके बाद की जो भी थ्योरी है हम नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे। अच्छे से पढ़ाई करिए।